एचपी कंपनी का नाम सुना? एचपी गैस है तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम गैस। एचपी कंप्यूटर में है। एचपी इसका फुल फॉर्म है हेलवेट पैकर्ड। हेलवेट नाम का एक आदमी था, पैकर्ड नाम का एक आदमी, दोनों ने मिलकर बिजनेस चालू किया। हाँ, तो उन्होंने एक नियम कानून खोजा था कंपनी को बड़ा करने का। उसका नाम रखा गया है पैकर्ड लॉ, पैकर्ड का सिद्धांत। और अगर किसी ने पैकर्ड लॉ तोड़ा तो कंपनी खत्म हो जाती थी। देखा था कि दोनों की पता है, जब कंपनियां खत्म होती है तो 5 स्टेज में होती है। सबसे पहला स्टेज है हबरेस बॉर्न ऑफ सक्सेस, कि तुम कंपनी में जाओ, वहाँ लोगों से बात करो, तो तुमसे कोई सीधे मुंह बात नहीं करेगा। हबरेस माने ऐट ऐट, दिमाग में ऐट आ जाती है। धुंधलापन, दिमाग में धुंधलापन हो जाता है। इसी में बताया था मैंने, हबरेस बॉर्न ऑफ सक्सेस। इसी बिजनेस की बुक में बताया था मैंने। हबरेस माने आंख के सामने अंधियारा छा जाता है, लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, ऐसा, इसी को बोलते हैं हबरेस। तो आप किसी से मिलने जाएंगे, बात करने जाएंगे, समझाएं, बोलेंगे भैया आपकी कंपनी का प्रोडक्ट खराब है, बोलेंगे हमको समझाने आए हो, हम 20 साल से काम कर रहे हैं, हमको बताने आए हो। ये होता है हबरेस। हबरेस मतलब दिमागी दिमागी एटीट्यूड, एटीट्यूड दिखाना, हबरेस। अगर यही चीज बढ़ता रहा, चलता रहा, दूसरा स्टेज आ जाता है, उसका नाम है अनडिसिप्लिन्ड परस्यूट ऑफ मोर। और कोई भी कंपनी क्या चाहिए? और चाहिए, और मरीज, और पैसा, और पैसा, और पैसा, और ग्रोथ, और ग्रोथ। थर्ड स्टेज में जाती है तो डिनायल ऑफ रिस्क एंड पेरिल। मतलब कंपनी गिर रही है, खत्म हो रही है, लेकिन लोगों से बोलो तो लोग बोलेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ठाक चल रहा है। उसके बाद 2 स्टेज और हैं, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो बेटा जब सेकंड स्टेज में पहुंचते हो तो प्रॉब्लम ग्रोथ से नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है अनडिसिप्लिन्ड परस्यूट ऑफ ग्रोथ। बिना संयम के तुम ग्रोथ के पीछे भाग रहे हो। ग्रोथ तो चाहिए, लेकिन कुछ संयम के साथ। वो क्या होता है, कैसे मालूम पड़ेगा कि आप कहीं और जा रहे हैं? सबसे पहला कि आप जो काम कर रहे हैं उससे मन उचाट लगने लगेगा, कहीं और जाने का मन करेगा। शुरू शुरू में काम शुरू किया बड़े मन से, टैक्सी खोली, टैक्सी चलाई। अब कुछ दिन बाद लगता है टैक्सी के बिजनेस में पैसा नहीं, कुछ और करो। स्कूल खोला, 2-3 साल चलाने के बाद लगता है स्कूल में पैसा नहीं, कहीं और। तो आपका मन कहीं और जाने लगेगा। या आप अपने कोर वैल्यू को छोड़ना शुरू कर देंगे। कोर वैल्यू मतलब आपने नियम बनाया, कानून अपनी कंपनी का, कि हम, जैसे कल मीटिंग हो रही थी, लोग लड़का लड़की बताते हैं अल्ट्रासाउंड में, हम लोग नहीं बताते। तो शुरू शुरू में जिसने चालू किया होगा बोला नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, बाद में लगाया पैसा आ रहा है इसमें, 3 अल्ट्रासाउंड के बदले में 1 अल्ट्रासाउंड का पैसा आ रहा है, बता दो। तो कोर वैल्यू आपका जो था आपने उसको छोड़ दिया। बेसिकली आपको ज्यादा पैसा, ज्यादा फेमस और ज्यादा पावर चाहिए, किसी चीज के बदले में लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं चाहिए। आप अपनी कंपनी लंबे समय तक चले, ये नहीं चाहते आप चाहते हैं जल्दी हो जाए। इसमें एक लॉ खोजा गया, उसका नाम था पैकार्ड लॉ। वो कहता है ज्यादातर अच्छी कंपनियां जो है कस्टमर की कमी से नहीं, बल्कि कस्टमर ज्यादा होने की वजह से मरती है। इसको अंग्रेजी में बोला है कंपनी, ग्रेट कंपनी इज मोर लाइकली टू डाई ऑफ इनडाइजेशन। एक महान कंपनी इनडाइजेशन से मरेगी। इनडाइजेशन मतलब अपच, बजाय स्टारवेशन। भूखे पेट रहने से नहीं मरेगी, ज्यादा मरीज, ज्यादा कस्टमर आ जाएंगे। हाँ, उसके पास मरीज ज्यादा हो जाएंगे, और या तो कस्टमर ज्यादा हो जाएंगे, और वो फिर क्रैश कर जाएगी। नो कंपनी कैन कंसिस्टेंटली ग्रो। पैकार्ड लॉ बोलता है कोई भी कंपनी कंसिस्टेंटली मतलब सुचारू रूप से बढ़ नहीं सकती, और उसका पैसा भी नहीं बढ़ सकता, जब तक कि उसके सही सही जगहों पर सही सही लोग ना आ जाए। मतलब अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ पे पहुंची, और आपने अपना बिजनेस पहले खाली लखीमपुर में किया है, फिर लखनऊ में हो गया, फिर आपने मान लीजिए खाली लखनऊ में काम कर रहे हैं या लखीमपुर में काम कर रहे हैं, और आपका बिजनेस बढ़ के बम्बई पहुंच गया, दिल्ली पहुंच गया, और अब दिल्ली बम्बई में आप प्रॉपरली काम को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर आपके सही सही लोग नहीं है आपके पास। आपने किसी ठेकेदार को दे दिया काम, और जैसे हमारे, मैं एग्जाम्पल बताता हूँ यहाँ पर, हमारे एक भाई साहब हैं, मुंबई में रहते हैं। उन्होंने काम चालू किया, बहुत नया काम,
हेपेटाइटिस बी का नाम सुना है आपने? उसमें इंजेक्शन लगता था, बड़े महंगे इंजेक्शन लगते हैं उसके, 350-400 का। मैंने भी काम किया उसको। उसमें कैंप लगवाते हैं, तो उसमें मैंने क्या किया, मतलब उन्होंने उन्होंने मुझे ठेका भेजा, तुम इसको इलाहाबाद में करवाओ, इलाहाबाद बनारस सब एरिया में करवाओ। तो मैंने भी कराया। उसमें होता ये है कि कंपनी आपको एक वायल देती है 10 ml का, वो आते हैं करीब 1000 रुपए का। या तो उसमें हम लोग लेते थे 1000 रुपए का, हमको 1000 रुपए भी कम होकर के हमको 500 का पड़ता था, तो 50 रुपए का एक इंजेक्शन पड़ा। तो लगाने का हम लोग थे 100 रुपए, जो बाहर 350-400 में पड़ता था, 100 का लगा दिया। तो हम लोग लगाना शुरू किया, एक एक दिन में 5000, 6000, 7000, 10,000 ऐसे कमाया हमने। जब काम बढ़ते गया तो और लड़के रख लिए हमने, पैसा दिया। तो अब एक साथ में 10 जगह सुई तो लगा नहीं सकता, दो जगह पर कोई और मेरा लड़का लगा रहा है, एक जगह पर कोई लगा रहा है, एक जगह पर मैं लगा रहा हूँ, सैलरी मिल रही है, लेकिन कस्टमर ज्यादा है और दवाई कम पड़ गई। कस्टमर को वापस कैसे भेजे? पानी लगाना शुरू कर दिया। अब पानी कहाँ से लगाएं? गांव खेड़े में बैठे हैं, पानी भी तो, अगर डिस्टिल वाटर लगाइए, अब गंदा पानी लगाना शुरू कर देंगे तो फोड़ा हो जाएगा मरीज, होने लगा फोड़ा। पैसे ऐसे आते थे, बताते थे बम्बई में बोरे में भर के 10-10 की गड्डी आती थी, 30 गड्डी, 40 गड्डी, 50 गड्डी, 100 गड्डी। और लोग करते क्या थे उसका, जाकर डांसिंग बार में खर्च करके आते थे, फिर खत्म हो गया। आज की डेट में उनके पास उसमें से 1 रुपए नहीं बचा है, बल्कि 2 बार जेल और जा चुके हैं। उनके ऊपर FIR हो गया कि आपके नाम से यहाँ पर दवाई लगाई जा रही है, आप कहाँ है। तो इतना बड़ा बिजनेस किया उन्होंने, कम से कम 3.5-4 करोड़ रुपए कमाए होंगे, इकट्ठे आए होंगे, लेकिन वो बचा ही नहीं कुछ, या बिजनेस की तरफ क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि सही लोग नहीं थे, सही टीम नहीं थी। पैकर्ड ला बोलता है, अगर आपके सही सही पोजीशन पे, चंदन जैसे है, इसमें की पोजीशन कौन कौन सी? एक रेडियोलॉजिस्ट है, एक मैनेजर है, एक एक्सरे का काम है, एक काउंटर का काम है। काउंटर पे अगर कोई चोर बैठ गया तो घाटा हो जाएगा कंपनी को। इलाहाबाद में हुआ, इलाहाबाद में यही हुआ था। इलाहाबाद में ये बाद में कटी है सर, कंप्यूटर से भी कट रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर से अगर कट रही है और कोई बंदा है, उसने एक मरीज से पैसे ले लिए, हाँ, 500 रुपये रखते जेब में रख लिए, और मेरे पास आया, बोला सर वो पर्ची नहीं कट रही है, आप अल्ट्रासाउंड कर दीजिए। अल्ट्रासाउंड करवा लिए, वहाँ गया, उसने कहा यार उसकी रिपोर्ट निकाल दो। अरे रिपोर्ट नहीं थी, हाथ से लिख कर दे दिया, तो 500 जेब में चले गए। तो चोरी कब हो, ये लगता है आपको कि धोखाधड़ी है, लेकिन जब, देखिए अभी धोखाधड़ी लग रही है आप, मान लीजिए उस बंदे की जो धोखाधड़ी कर रहा है, उस घर में उसकी माँ बहुत तेज बीमार है और वो धोखाधड़ी कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? धोखा कर रहा है कि गलत सही कर रहा है? कुछ समय के लिए कर रहा है लेकिन सही कर रहा है, गलत तो फिर भी है उसको। लेकिन ये कह रहा है कि जब तक वो गलत कर रहा है कि सही कर रहा है, उसका मतलब नहीं, मतलब ये है कि अगर आपकी की पोजीशन पे सही सही लोग नहीं है तो आपकी कंपनी ग्रो नहीं हो सकती। बैंक ऑफ अमेरिका थी 100 देशों में, करीब 1000 ब्रांच थी उसकी, बैंक ऑफ अमेरिका। जैसे ICICI बैंक है, SBI है, इससे बड़ी बैंक। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर साउंड लोन डिसीजंस ले स्क्वायरली ऑन द शोल्डर्स ऑफ लोन मैनेजर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस कैलिफोर्निया। लोन किसको दिया जाएगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी लोन मैनेजर की होती थी। बैंक लोन देता था, आज भी देता है, तो लोन किसको दिया जाएगा, कौन कौन से कागज भरे जाएंगे, इसकी पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? बैंक मैनेजर के ऊपर, लोन मैनेजर के ऊपर। बाद में द लोन मैनेजर इन मॉडेस्टो और स्टॉकटन और एनाहम हैड नो वेयर टू लुक बट इन द मिरर। और लोन मैनेजर को किसका चेहरा देखना पड़ता था लोन पास करने के लिए? शीशे का। मतलब कोई भी लोन देखा, आपका चेहरा देखा, तो पूछा लोन करना चाहिए, तो खुद ही डिसाइड करना होगा कि ये बंदा पैसा वापस करेगा कि नहीं करेगा, और खुद ही लोन पास करना होगा, कोई उसका बॉस नहीं था।
रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी खुद की थी। एज बैंक ऑफ अमेरिका बिगैन टू फॉल, जैसे जैसे बैंक ऑफ अमेरिका बड़ा होना शुरू हुआ और जब गिरना शुरू हुआ, अभी गिरा नहीं है, गिरने की शुरुआत हुई। अ कॉम्प्लेक्स लेयर ऑफ अबाउट 100 लोन कमेटी and as many as 15 required signatures subverted the concept of responsibility। फिर क्या हो गया? 100 लोन कमेटी बनी पूरे दुनिया भर में, और एक लोन को पास करने के लिए 15 सिग्नेचर चाहिए कि मैनेजर ने साइन कर दिया, उसके बाद डिविजनल मैनेजर साइन करेगा, फिर जनरल मैनेजर साइन करेगा, फिर डायरेक्टर साइन करेगा, ऐसे 15 साइन होती, हर बंदा उसको चेक करेगा। नाउ हु इज वन पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोन डिसीजन? अब एक बंदा कौन है जिसकी जिम्मेदारी? If I have put the loan request through dozens committee and obtained 15 signatures, then it can't possibly be my fault if it turns out to be bad one loan। मैंने साइन किया है भाई, मैं कर रहा हूँ साइन, सर तो देख रहे हैं, सर वो साइन कर रहे हैं, सर साइन कर रहे हैं क्योंकि उसने देख लिया है। ऐसे करके 15 लोग जब साइन कर रहे हैं तो जिम्मेदारी किसकी हो गई? लेकिन पहले वाली साइन कौन देख, पहले वाला साइन साइन कौन कर रहा है? दूसरा वाला, तो उसकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। और दूसरे वाले की चेक कौन कर रहा है? तीसरा। जिम्मेदारी फिर किसकी रह गई? किसी की नहीं रह गई। समवन एल्स। गलती किसकी है? सिस्टम की। बोलते अब फिर गलती, भाई पहले अगर कोई लोन डिफॉल्ट हो गया होता था तो पकड़ते, तुमने लोन दिया है इसको, तुम्हारी गलती, तुम्हारी सैलरी में से कटेगी। अब 15 लोगों ने साइन किया है, अब 15 बोलेंगे कि भाई हमको क्या पता था, हमको क्या पता था, हमको क्या पता था। तो अब सिस्टम, गलती किसकी आ गई? सिस्टम की आ गई। बताइए। One of the great tragedies of this company, commented the Bank of America executive at the time, is that it lost lots of good young people because we weren't a meritocracy। बोलता है और इसमें दिक्कत क्या होती है, जब इस तरह का सिस्टम बनता है तो जो अच्छे अच्छे लोग होते हैं वो नौकरी छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि वो अच्छा काम करते हैं और उस सिस्टम के चक्कर में वो भी फंस जाते हैं। मान लीजिए मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ और मेरे सामने 10 लोग और हैं, वो खराब काम करते हैं और मुझे भी उन्हीं के साथ गिना जाता है। भाई मैं देख रहा हूँ आप चोरी कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ, आपको भी वही सैलरी, मेरे को भी वही सैलरी, हम जाकर कहीं और काम करेंगे। तो बैंक ऑफ अमेरिका में से अच्छे अच्छे लोग निकल के भाग गए। ये होता है अगर आप कंपनी को ग्रो करना चाहते हैं सही लोगों के बिना। अभी मैं उस दिन पूछ रहा था आपसे ना, टाटा कंपनी के मालिक कौन है? रतन टाटा। लेकिन करीब 2 साल 2.5 साल 2 साल 2.5 साल पहले रतन टाटा ने अपना पूरा चेयरमैनशिप किसी और को दे दिया। उसका नाम है साइरस मिस्त्री। दिखाता हूँ मैं साइरस मिस्त्री का नाम क्यों बता रहा हूँ, सुनिए पहले इसकी लंबी कहानी। 15 मार्च 44 BC, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, 2044 साल पहले, आज से 2044 साल पहले। एडी मतलब आफ्टर डेथ, ईसा मसीह के मौत के बाद जो पीरियड है उसको एडी बोलते हैं, और उसके पहले का जो पीरियड है उसको बीसी बोलते हैं। तो ये ईसा मसीह के पैदा होने से पहले की कहानी। जूलियस सीजर मरा, उसके 25 जगह पर उसको चाकू ठोका गया। सीजर जो था, इन हिज विल सीजर हैड अडॉप्टेड द एंड नेम्ड एज हिज हायर हिज ग्रैंड नेफ्यू ऑक्टेवियन। उसने अपना जो उत्तराधिकारी रखा गया था उसका नाम था ऑक्टेवियन। ओनली 18 year old एट द टाइम, उस समय खाली वो 18 साल का था ऑक्टेवियन। फर्स्ट अपीयर टू बी मार्जिनल प्लेयर कंपेयर टू सीजर्स लॉन्ग टाइम एलाइज मार्क एंटोनी एंड क्लियोपात्रा। क्लियोपात्रा और मार्क एंटोनी मेन लोग थे कि वो जब मरेंगे तो ये मार्क एंटोनी या तो क्लियोपात्रा में से कोई ना कोई राजा बनेगा। एंड लिटिल थ्रेट टू सीजर्स एनिमीज। और ये ऑक्टेवियन तो 18 साल का लड़का था उस समय, उससे कोई डरता उड़ता नहीं था। लेकिन ऑक्टेवियन ये बहुत श्रूड स्टूडेंट, पावर श्रूड मतलब होता है बहुत ज्यादा शातिर, पावर का बहुत ही शातिर आदमी निकला। इनटू अ प्राइवेट आर्मी उसने क्या किया, धीमे धीमे जूलियस सीजर के जो सबसे ईमानदार सिपाही थे उन सबको अपनी तरफ करना शुरू किया, दोस्ती करनी शुरू की और उनके जरिए अपना एक प्राइवेट आर्मी बनाया
और फिर सीजर, जूलियस सीजर जो राजा था उस समय, उसके दुश्मनों को मरवाया था। तो राजा को उसके ऊपर और विश्वास हो गया, और फिर उसने एंटोनी और क्लियोपात्रा जो मेन मेन लीड थे, जिन जो राजा बन सकते थे, उनके खिलाफ राजा को भड़का के उनको हटवाया। ऑक्टेवियन लेजिटिमाइज्ड हिज पावर इन द आईज ऑफ सेनेट, और सबकी नजरों में ऑक्टेवियन एकदम सही आदमी लगने लगा, यही आदमी होना चाहिए। डेफ्टली रिफ्यूजिंग ऑनर्स, और समझदारी से जब कोई उसको प्राइज देता, गिफ्ट देता, बोलता ना, प्राइज गिफ्ट के लिए काम ही नहीं कर रहा हूँ, मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ, अपने राजा के लिए काम कर रहा हूँ। और दिखाता था बहुत प्यार, रिस्पेक्ट करता हूँ। स्टेप बाय स्टेप ओवर 2 decades ऑक्टेवियन ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ इनटू फर्स्ट एम्परर ऑफ द रोम, और फिर इस तरह से 20 साल के पीरियड में वो रोम का, रोम मतलब दुनिया का एक समय सबसे पावरफुल देश, पहला एम्परर बना, जो आज तक कोई नहीं हुआ। नोन इन द हिस्ट्री एज अगस्टस, और उसका नाम पड़ा अगस्टस, उस आदमी का, राजा का नाम हटा करके अपना अगस्टस रखवा लिया। कुछ होगा उसका नाम, कोई मतलब कुछ होगा। एंड ही रूल्ड द एम्पायर फॉर मोर देन 4 decades, और उसने पूरे देश पर राज किया 40 साल। एक प्रोफेसर है जिन्होंने इसके ऊपर लिखा है, बोलता है इससे अच्छा स्टेट्समैन मतलब राज करने वाला आदमी पूरे इतिहास में नहीं है। उसने पूरे रोम को एक किया। सिविल वॉर मतलब होता है आपस में जो लड़ाई होती है, कि हमारे हिंदू मुस्लिम की राइट हो रही है, गुजरात के अंदर दंगे हो रहे हैं, उसको खत्म कर दिया पूरी तरह से। एंड उसने पूरी तरह से गवर्नमेंट सिस्टम को बनाया, शांति लेकर आया, और देश में प्रॉस्पेरिटी आई, लोग खुश हुए, खुशहाल हुए। ज्यादा शो ऑफ भी नहीं करता था वो, मॉडेस्टली एक सीधे साधे घर में रहता था, और कोई ज्यादा गहना, ये सब चीजें, लड़कीबाजी बिल्कुल नहीं करता। बहुत ही अच्छी तरीके से उसने राजपाट किया। एक खाली प्रॉब्लम उसकी थी, और वो था सक्सेशन, उत्तराधिकारी किसको बनाए अपने मरने के बाद। इसीलिए मैं नाम लाया था किसका, साइरस मिस्त्री का। आपको पता होगा रतन टाटा की शादी हुई है कि नहीं हुई? रतन टाटा की शादी हुई है, उन्होंने की ही नहीं, बिजनेस बढ़ाने के लिए शादी नहीं। टाटा ग्रुप अभी ऑलमोस्ट 100 साल की ज्यादा हो जाएगी। किसी भी बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द सबसे इम्पोर्टेंट चीज मानी जाती है कि उसका जब तक एक किंग, एक लीडर है, तब तक तो चलती है, लेकिन जब वो खत्म हो जाता है उसके बाद उसको कौन संभाले, उसको बोलते हैं सक्सेशन या सक्सेसर, उत्तराधिकारी। इतना अच्छा राजा जो पिछले पूरे 40 साल तक देश में खुशहाली रखा, वो क्या नहीं कर पाया ठीक से, सक्सेशन ठीक से नहीं कर पाया, अपने बाद किसको पावर दे, ये बहुत अच्छे से नहीं किया, कि जब वो मरा उसके बाद धीरे धीरे रोम खत्म हो गया। स्टेज 2, जब कंपनी फॉल होती तो उसका तो ग्रोथ 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 होता है। फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन इन द स्टडी, overreaching trends to increase after legendary leaders step away. Perhaps those who assume power next feel extra pressure to be bold, visionary and aggressive. So, होता क्या है, अक्सर वही कंपनियां डूबती है जिनके लीडर्स को ज्यादा पावरफुल दिखना हो। फिर यार मुझसे पहले जो थे लीडर, जो बड़े बड़े काम किए, मुझे भी कुछ बड़े काम करके दिखाने पड़ते हैं। तो ऐसे भी बड़े बड़े काम आप करने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में आप कुछ समझते ही नहीं। अंदर से वो उनको महसूस होता है कि हम इतने बड़े नहीं हैं, हम इतने लायक नहीं हैं, लेकिन दिखाना तो है, तो वो गलतियां कर बैठे। ये कह रहे हैं जो काम आपको समझ में नहीं आ रहा है, या जिसके लिए आपके पास सही टीम नहीं है, उसको शुरू ही मत करिए। अगर वो आपने शुरू किया तो जो आपके पहले काम चल रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। Over the years of conducting my research, I have been leadership skeptic
influenced by evidence that complex organizations achieve greatness through efforts of more than one exceptional leader. मेरी रिसर्च में जितनी भी महान कंपनियां हुई है वो सब लीडर्स की वजह से नहीं हुई है, उनके बहुत सुंदर सिस्टम की वजह से हुई है और एक से कहीं ज्यादा लोगों के सही सही योगदान की वजह से हुई है। लीडर का रोल बहुत कम है, लीडर का रोल उतना ही है जितना किसी और का है। The best leaders we have studied have a peculiar genius of seeing others as not all that important, themselves as not all that important, recognizing the need to build an executive team and craft a culture based on core values that do not depend on single heroic leader. जो अच्छी अच्छी कंपनियां हुई हैं उन्होंने एक ऐसा कल्चर बनाने की कोशिश की है और टीम बनाने की कोशिश की है जो उस काम को उसके रहने के बाद भी करता रहे, चलता रहे। बट इन द केस ऑफ डिक्लाइन, लेकिन डिक्लाइन मतलब जब जो कंपनियां हारती हैं, जो खत्म होती हैं, वी फाइंड मोर प्रोनाउंस्ड रोल ऑफ पावरफुल इंडिविजुअल्स। उसमें पावरफुल लोग ज्यादा रहते हैं, जब तक थे खूब अच्छे से किया और जब नहीं थे तो डूब गई। So, even though I remain a leadership skeptic, the evidence leads me to this sobering conclusion. While no leader can single-handedly build an enduring great company, a wrong leader vested with power can single-handedly bring company down. तो बड़ी अच्छी चीज बताई इसने कहा, मैं लीडर स्केप्टिक हूँ। लीडर स्केप्टिक मतलब लीडर से कंपनी नहीं बनती। एक बड़ा महान लीडर हो, बहुत समझदार आदमी हो, वो कंपनी नहीं बना सकता। लेकिन एक बेकार आदमी लीडर बन जाए, बड़ी से बड़ी कंपनी को भी डुबो जरूर सकता है। इतनी कमाल की बोली है। ये कभी मत सोचिएगा कि बहुत बड़ी कंपनी है तो डूब नहीं सकती। डुबाने के लिए एक बहुत अच्छा सा खराब लीडर डुबा लेगा, लेकिन बनाने के लिए एक अच्छा लीडर नहीं बना सकता पूरी टीम को। इसीलिए ग्रोथ बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि जब ग्रोथ होगा, जब कस्टमर आएंगे, जब क्लाइंट आएंगे, तो हम लोगों को रहेगा कि यार अब दिल्ली में भी एक बंदे को बिठाना है, एक बंदा बम्बई में बिठाना है, अखबार में ऐड निकाला, भर्ती कर लिया, जाओ काम पे। उसका कल्चर क्या है? जैसे एक कंपनी थी माइंड ट्री, उसमें बोलता है कि खास देश में हमको एक डायरेक्टर बिठाना था, तो इंटरव्यू लिया हम लोगों ने। बहुत अच्छा आदमी था वो, 1 2 3 4 सारे इंटरव्यू पास कर गया वो। फाइनली जब चेयरमैन के पास इंटरव्यू हुआ तो चेयरमैन ने पूछा, आप एक चीज बताओ जो आप चाहते हो उस कंपनी से। तो बोलता उसको हमने एक स्टेटमेंट के ऊपर नहीं रखा था। उसका स्टेटमेंट था कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता है। उसका कंपनी के प्रति जो था, फिर बाद में बोलता नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं कंपनी को दुनिया की सबसे अमीर आदमी बनाना चाहता हूँ, लेकिन जो था उसका देखिए, वो सबसे अमीर आदमी बनना चाहता है। और जो कंपनियां ग्रो हुई हैं वो ग्रोथ चाहती है। ढेरों सारे सवाल रिटन टेस्ट कि एक ऐसी चीज बताइए जो आप चाहते हो सबसे ज्यादा, और तुरंत नहीं पूछा गया था। उसका दोस्ती की गई, यारी दोस्ती की गई, उसको छुट्टी में लेकर गए, खाना वाना खिलाया, दोस्ती हुई, फिर घूमते घामते 20-25 लाइफ में आप क्या चाहते हो सबसे ज्यादा? एक चीज उसमें प्यार मोहब्बत लिखने के लिए दुनिया का सबसे अमीर आदमी। बच्चा अब हो सकता है किसी और कंपनी में हो, कुछ और काम कर रहा हो, लेकिन इस कंपनी में किसी भी, इन लोगों को पता था महान कंपनी ऐसी टीम से बनती है जो टीम कंपनी बनाना चाहती है, ना कि खुद। क्रिकेट का नियम, हमारा रन बनना चाहिए, लेकिन ये चीज छोड़ देगी। भाई थोड़ा देर से भरेगा, थोड़ा देर से भरेगा। लेकिन इस चीज से मुझे समझ में आया, मैंने इससे पहले 3 काम शुरू किए थे आज से 6 साल पहले। एक स्कूल चालू किया था और वो स्कूल अच्छे से चले। इससे पहले मैंने एक और स्कूल चालू कर दिया, दोनों स्कूल खत्म हो गए। एक रहता तो बड़ा हो चुका होता, अभी भी चल रहे हैं लेकिन बहुत ही बेकार तरीके से चल रहे हैं दोनों स्कूल।
हमारे दिल्ली में है। बब्बू जहाँ रहता है वहां पर एक है गांव में। हमारा स्कूल मतलब हमारा पैसा थोड़ी लगा है वहां पर। हाँ, चलाएंगे। आज भी वो लोग बच्चे फोन करते हैं, एसएमएस करते हैं कि सर कैसे हैं आप, याद आती है। लेकिन वो स्कूल जो 100 बच्चों का स्कूल था, आज 6 साल में कम से कम 600 बच्चों का हो सकता था। लेकिन हम लोग ग्रोथ चाहते थे, सही लोगों के बिना, सही लोगों के बिना नहीं थे। नहीं थे।